हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो में बात करेंगे यार मीटियोर 350 के बारे में। कस्टमर ओरिएंटेड रिव्यू जैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। वीडियो पूरा देखेंगे आपको एंड तक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कैसा मोटरसाइकिल है और किन लोगों को ये लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। आप कोई फेस्टिवल है जहाँ पे कुर्ता वगैरह ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के एंट्री कर रहे हो, पीछे ढोल ताशा बज रहा है, डुक 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 आवाज़ वाली मोटरसाइकिल है, आप एंट्री करते हो और एरिया की सारी जो लड़कियां हैं वो आप ही को देख रही है। अब एनफील्ड मोटरसाइकिल चलाने का जो ये इसेंस है, ये जो फीलिंग है, ये कहीं पे तो मीटियोर के अंदर यार मिस हो जाता है। अब बुरा मत मानिए, मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना जो बहुत चेंज हो गई है। सबसे पहली तो ये वाइब्रेट नहीं करती, दूसरी बात ये जो थंप है इसका, ये जो क्लासिक या फिर पहली जो मोटरसाइकिल थी यार उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा ग्रंटी, थोड़ा रंबलिंग, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। तो बजट ओरिएंटेड क्रूज़र का जैसे होना चाहिए वैसा ये है। तो वहाँ पे कंप्लेंट तो नहीं है, बट अगर एनफील्ड की बात करेंगे, ट्रू इसेंस की बात करेंगे, तो वो कहीं पे तो यार मिस हो जाता है। एनफील्ड मोटरसाइकिल की ही बात करें तो वाइब्रेशन जो है मेरे हिसाब से तो यार एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटरसाइकिल का। बहुत लोग एनफील्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो वाइब्रेट करती है और जो फीलिंग होती है कि आप किक मार के इसको चालू कर रहे हो और एक कांस्टेंट बीट पे 70 की 80 के स्पीड पे यार आप मस्त हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो और वो गाड़ी बीच में मिस फायर कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, आपको बहुत किक भी मारनी पड़ रही है बाय द वे। तो ये सारी जो चीज़ें यार ये चली गई है। गाड़ी मीटियोर जो है फट से चालू हो जाती है। एफआई दिया हुआ है इसके अंदर। मेरी टेस्टिंग के अंदर कोई भी इशू इसके अंदर इंजन रिलेटेड नहीं आया। हालांकि जो ब्रेक्स है वहाँ पे एक अजीब सा आवाज़ इसकी ब्रेक पैड से आ रहा था, एंड आई थिंक वो भी सर्विसिंग करेंगे इसको तो सॉल्व हो जाएगा। मीडिया बाइक है, सब लोग इसको रफली ही यूज़ करते हैं, तो आई थिंक उसी की वजह से ये साउंड आ रहा होगा। बट कंप्लेंट्स वैसे बड़ी नहीं है, छोटी थोड़ी बहुत है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहली बात पॉजिटिव इंजन की बात करेंगे। टॉर्क है, पावर है यार, बहुत यूजेबल है। हाईवे पे सिटी में आपको क्विक ओवरटेक्स करने के लिए ये पसंद आ जाएगा, कोई भी इश्यूज़ आपको वहाँ पे नहीं आएंगी। गियर बॉक्स की बात करूँगा तो गियर बॉक्स भी थोड़ा स्लीक शिफ्ट वाला है। ये फर्स्ट सेकेंड के अंदर थोड़ा ज़्यादा गैप है, बट हील एंड टू शिफ्टर आपको दिया हुआ है, जिसके ही कारण गियर चेंज करना बहुत आसान हो जाता है इस मोटरसाइकिल के ऊपर। गियर तो फट से चेंज हो जाते हैं, बट जो क्लच है यार इसका ये बहुत ही हैवी साइड पे है। अगर आप इसको टूरिंग के लिए ले जाओगे, मेरी टेस्टिंग के अंदर कंटिन्यूसली 6 to 8 आवर्स तक चलाने के बाद मेरा जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे ना थोड़ा पेन होना चालू हो गया था। अब रोज़ अगर आप इसको चलाएंगे ना, आपका वो बॉडी का पार्ट यूज टू हो जाएगा। मैं तो यार R15 चलाता हूँ, स्लिपर क्लच दिया हुआ है, लिटरली इंडेक्स फिंगर के ऊपर मैं उसका क्लच हैंडल कर सकता हूँ। इनफील्ड के अंदर, ये मीटियोर के अंदर मेरे को चारों के चारों जो फिंगर्स है थंब को छोड़ के वो यूज़ करके ही इसका गियर चेंज करना पड़ रहा था 6 घंटे के बाद, कि जो पेन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट यूज़ टू हो जाएंगे तो इशू नहीं आएगा। बट यार क्लच थोड़ा और लाइट होता, स्लिपर क्लच मीटियोर के अंदर मिलता, तो क्लच एक्शन जो है, क्लच की जो मूवमेंट है वो और थोड़ी अच्छी हो सकती थी इस मोटरसाइकिल के अंदर। ब्रेक्स की बात करूँगा, शार्प है। प्रोग्रेशन फीडबैक की अगर मैं बात करूँगा, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आई। क्रूज़र के अंदर आप ज़्यादा तो वेट जो है वो रियर टायर पे डालते हो, बट फ्रंट से स्टॉप करते टाइम भी कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आ रही थी। फीडबैक जो है, स्टॉपिंग पावर जो है वो एडिक्वेट से बहुत ज़्यादा है। मतलब मोटरसाइकिल जो है समझ लो 100 की स्पीड पे भाग रही है, ब्रेक्स यूज़ कर सकते हो आप, बहुत आसानी से मोटरसाइकिल जो है वो रुकेगी। अब पहली वाली इनफील्ड के अंदर यही दिक्कत आती है यार, गाड़ी 80 तक जाने में ही रो देती थी, ये 100-110 बहुत आसानी से जाती है। बट स्वीट स्पॉट की अगर मैं बात करूँगा, 90 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर, 100 पे भी यार माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा। 90 पे आपको 38 से 40 तक का माइलेज ये दे देगा इंजन, कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। उसके आगे अगर आप लेके जाओगे तो वाइब्रेशंस थोड़ा फील होना चालू। देखो यार, पेट्रोल इंजन है ये, इलेक्ट्रिक बाइक तो है नहीं कि वाइब्रेशंस कम्प्लीटली चले जाएंगे, पर 90 तक तो कोई भी इश्यूज़ नहीं है। जो बाकी की जो स्पोर्ट्स बाइक होती है या फिर स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल होती है, उनकी जो रिफाइनमेंट होती है उनसे इसको आप कंपेयर कर सकते हो। इतना अच्छा खासा रिफाइनमेंट इस पर्टिकुलर इंजन के अंदर आपको मिलता है। मैं ये बोल दूंगा आपको यार कि अभी तक का एनफील्ड का बना हुआ सबसे अच्छा 350cc इंजन यही है। अगर ये इंजन एनफील्ड वाले क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर डालते हैं तो
सेल्स जो है वो बहुत ऊपर जाएंगी। जो 90s की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे एनफील्ड के सेल्स नंबर सबसे टॉप पे थे, उतने टॉप पे जाएंगे। और वेटिंग पीरियड जो है बाइक का वो 6 से 8 महीने तक या फिर उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। राइडिंग क्वालिटी की बात करेंगे, सस्पेंशन की यहाँ पे बात करूँगा तो फ्रंट जो है काफ़ी अच्छा है। रियर सस्पेंशन मेरी लाइकिंग के अनुसार थोड़ा स्टिफ साइड पे है, ये और थोड़ा ना ख़राब रास्तों को एब्जॉर्ब करने के लिए बना होता, थोड़ा सॉफ्ट होता, थोड़ा और प्लशी होता तो और मज़ा आता। सीट की बात करूँगा, मैं लो राइड सीट पे चला रहा था इसको, टूरिंग सीट का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। लो राइड सीट पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट एक मेजर इशू ये है कि अगर आप क्रूज़र मोटरसाइकिल कोई भी ले लो, आप बैठोगे, आप एक बार मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गए तो आप बैठ गए यार, आपको फिर पोजीशन चेंज करना हो गया या फिर फुट पे के ऊपर खड़ा होकर आपको ख़राब पैच के ऊपर से वो पैच अवॉइड करना हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें, ये क्रूज़र पे नहीं मिलती। ऑन दी अदर साइड अगर आप हाईवे पे चला रहे हो और समझ लो NH4 है या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के 4 लेन कंफर्टेबल रोड है, वहाँ पे आप 80-90 की स्पीड पे 800-1000 किलोमीटर एक दिन में कर सकते हो इस मोटरसाइकिल के ऊपर। इतनी अच्छी ये मोटरसाइकिल है, बट रोड अच्छे होने चाहिए मेरे हिसाब से। सेम इंजन, सेम चैसी, थोड़े रियर सेट फुट पे, क्लासिक प्लेटफॉर्म पे अगर एनफील्ड बनाता है तो मार्केट लीडर डेफिनेटली बन सकता है इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के साथ। रही बात मेरे पहले वीडियो में जब मेंशन किया, जो थंप है वो उसको लेके कुछ करना डेफिनेटली पड़ेगा अगर ये सेम इंजन को क्लासिक के ऊपर लेके आना है तो। उसी के साथ लगेज लोडिंग कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे टूरिंग के लिए, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेटल टैंक है, टैंक बैग लगा लूँगा, बट नहीं, टैंक बैग लगाना बहुत डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि जो इसकी हैंडल है वो राइडर के लिए थोड़ा झुक के आता है। और अगर बड़ी साइज़ का आप टैंक बैग इसके ऊपर लगाएंगे, आपको टर्न लेते टाइम बहुत ही खतरनाक वाली दिक्कत होने वाली है। ये मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया है, उसके बाद ही आपको ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। और पीछे अगर आपको कुछ माउंट करना है, बैक रेस्ट की वजह से जो स्पेस है वो भी कम हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए मैं बोलूँगा कि सैडल बैग्स ही रहेगा। बैक रेस्ट पीछे है, आपको सिर्फ सैडल बैग ऊपर से डालनी है और फिर आप टूरिंग के लिए यार निकल सकते हो। या फिर वो क्लॉ वाली बैग आती है वो भी आप लगा सकते हो। बट सीट की जो साइज़ है रियर सीट की, यार मेरे हिसाब से थोड़ी छोटी है, क्योंकि इनफील्ड मोटरसाइकिल थोड़े हट्टे कट्टे मोटे लोग चलाना प्रेफर करते हैं। और अगर पिलियन है आपकी मॉडरेट साइज़ की कोई फ्रेंड है या फिर थोड़ा मोटा फ्रेंड है आपका, तो उसको ना थोड़ा कंफर्टेबल ये नहीं लगेगा, क्योंकि सीट की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी है और मूव होने के लिए पिलियन को दिक्कत आ सकती है। मेरी माँ का रिएक्शन ये था कि रिफाइनमेंट तो बहुत अच्छा है, बट सीट जो है यार पिलियन के लिए वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा। बैक रेस्ट बहुत अच्छे से बैक को सपोर्ट करता है, बट सीट की अगर लेंथ की बात करेंगे तो वो थोड़ी छोटी साइड पर है। ये मेरी माँ के शब्द थे, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ। पापा के शब्द की बात करूँगा तो पापा वही बोल रहे हैं कि अगर ये सेम इंजन क्लासिक के अंदर आ रहा है तो ये मोटरसाइकिल मैं बुक कर रहा हूँ। मीटियोर की जो अगर सीटिंग पोजीशन की बात करेंगे, डेली बेसिस पे क्रूज़र की अगर बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स राइडिंग जैसे ही मैं इसको बोलूँगा कि यार कमिटेड पोजीशन के अंदर ही आप बैठते हो, आपको कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होता मूव होने के लिए सीट के अंदर। तो स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा मोर प्रैक्टिकल वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है। 6 to 8 मंथ्स के अंदर आई थिंक, पता नहीं रूमर्स है कि नहीं, बट क्लासिक 350 मार्केट के अंदर आ रहा है। इफ़ यू आर विलिंग टू वेट, यू कैन वेट फॉर दैट। अदरवाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली क्रूज़र इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जो प्रीमियम फील देती है, क्योंकि देखो यार मोटरसाइकिल देखने में ना ये पूरी पैक्ड है, ऐसे कोई पैनल गैप्स नहीं है इसके अंदर, या फिर कुछ ऐसे डिज़ाइन का खतरनाक सा ऐसा बकवास डिज़ाइन नहीं है यहाँ पे। ये डिज़ाइन जो है आंखों को बहुत सूदिंग है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँगा तो एक जो ट्रिपर का डायल है वो छोटा है, मेरे को पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा। सेम साइज़ के डायल होते हैं और वो ट्रिपर को अगर आप टैकोमीटर के अंदर इन्फ्यूज़ करके दे देते तो बहुत ही वो एस्थेटिक लगता, सिमेट्रिक डिज़ाइन लगती। अभी ये दिखता इशू नहीं है वैसे अंदर यार कुछ, बट मज़ा नहीं आता देखने के लिए, वही एक बात है। तो कस्टमर ओरिएंटेड रिव्यू आपके लिए यही है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ क्रूज़र मोटरसाइकिल अराउंड 2 lakhs, यू कैन सिंपली गो फॉर इट। इफ़ यू आर विलिंग टू वेट, आई विल एडवाइज़ कि क्लासिक के अंदर ये इंजन जब आएगा तब ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाएगा और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। टॉलर राइडर्स के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँगा तो क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट पर्सनली मुझे लगता है कंपेयर टू द क्रूज़र मोटरसाइकिल्स, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बैड रोड कंडीशंस। तो
जहाँ पे आप चलाते हो रास्ते अच्छे हैं तो ये ले लो मीटियोर, अदरवाइज थोड़ा वेट कर लो, क्लासिक 350 जे प्लेटफॉर्म इंजन के ऊपर लेना मेरे हिसाब से तो सेंसिबल ऑप्शन रहने वाला है। सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट टुडेज व्लॉग। वीडियो पसंद आया होगा। देखो मेरा वही मोटिव होता है कि आपको कस्टमर ओरिएंटेड बात बताऊँ, बाकी बकवास स्पेकशीट वगैरह बताया कुछ मतलब नहीं है। कस्टमर को मोटरसाइकिल लेने के बाद कैसा फील होता है, कैसे चलाने में मज़ा आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरी की जो नई मोटरसाइकिल है वो रिलायबल होती जा रही है। मेरी टेस्टिंग के अनुसार कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पे मुझे लगा कि ये मोटरसाइकिल जो है ये ब्रेक डाउन हो रही है या फिर कुछ भी माइनर इशू या फिर मेजर इशू नहीं आया, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज गोइंग प्रीटी रफ ऑन दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। अब मीडिया बाइक थी मेरी खुद की नहीं, तो मैं थोड़ा रफली इसको टेस्ट कर रहा था ताकि कुछ तो ऐसा पॉइंट निकले जहाँ पे मैं कंप्लेंट कर पाऊँ, बट नहीं, कोई भी पॉइंट वैसा वाला नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं लगा। Kudos to the guys at Royal Enfield. They have successfully managed to come up with a brilliant engine जो टॉर्क भी देता है, वाइब्रेट नहीं करता, साउंड के हिसाब से बहुत अच्छा है। ब्रेक्स वेक्स भी अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया यार, प्लीज़ क्लासिक 350 में अंदर आता है तो यार पापा ले लेंगे, मैं भी चलाऊंगा बाद में। तो वही बात है। उसी के साथ मीटियोर और हाइनेस की अगर हम इन शॉर्ट बात करेंगे, हाइनेस मैंने अभी तक नहीं चलाई है, बट सर्विस नेटवर्क की अगर बात करेंगे, होंडा के सर्विस नेटवर्क एनफील्ड इतना नहीं है। अगर आप टूरिंग करना प्रेफर करते हो एंड बाय एनी चांस आपकी मोटरसाइकिल अगर ब्रेक डाउन होती है तो ज़्यादा अच्छा खासा सर्विस नेटवर्क होने वाली कंपनी का प्रोडक्ट लेना ही सेंसिबल ऑप्शन रह सकता है। सो दैट इज़ वन मोर एडेड एडवांटेज अलॉन्ग विथ लो सर्विस कॉस्ट इन केस ऑफ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350. So that's pretty much it about today's vlog. I hope to see you guys in my next vlog. Up till then, sit it up, signing off. Ride safe, and as always, don't be as good. Thanks for watching. Stay awesome and keep raving. व्हीली मारना, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। फर्स्ट गियर, हाफ क्लच, क्वाइट इजी। मतलब बाइक हैवी है, ये मोशन में इतना फील नहीं होता, स्टैंड स्टिल में तो एविडेंट।